नमस्कार, सरस्वती लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन ऑनलाइन क्लास की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसका तीसरा वीडियो ये आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड इतिहास को देख लेते हैं। इतिहास में आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जो समयावधि है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल की समयावधि है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य का तात्पर्य होता है कुलीन या श्रेष्ठ। इनका मूल स्थान, इस पर अलग अलग मत हैं, और जो सबसे ज़्यादा मान्य मत है ये मैक्स मूलर, जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर, इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। और आर्यों ने जो सभ्यता स्थापित की थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वेदों के रचयिता आर्य थे, और 4 वेद हैं। इसमें जो सबसे पुराना वेद, इसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गायन, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के संबंध में कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चौथा सबसे नया वेद अथर्ववेद, और ये अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है। तो सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और इसके रचयिता विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और इसके रचयिता विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म के आधार पर थी। इस समय वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। ऋग्वेद का सबसे प्रतापी देवता इंद्र था, और इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर यानी कीलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध पुरुषणी यानी वर्तमान की रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास और अन्य 10 जनों के बीच हुआ था। जन यानी उस समय जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। युद्ध हुआ था भरत जन के राजा सुदास और अन्य 10 जनों के बीच, और इसमें सुदास विजयी रहे थे। ऋग्वेद में कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें गार्गी, लोपामुद्रा, घोषा, आपला आदि प्रमुख थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण, ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या यानी वध न करने योग्य। और आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था, और सबसे प्रिय देवता, सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, जिसको कि पुरंदर कहा गया है। आर्यों ने लोहे की खोज की थी, और ये लोहे को श्याम अयस कहते थे। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, और सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का। गंगा का उल्लेख केवल 1 बार मिलता है। यमुना का उल्लेख केवल 3 बार मिलता है। आर्यों की ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार, गंगा का उल्लेख केवल 1 बार, और यमुना का उल्लेख केवल 3 बार। ऋग्वेद की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनके प्राचीन नाम को देख लेते हैं।
वितस्ता प्राचीन नाम है झेलम का। वितस्ता प्राचीन नाम है झेलम का। विपासा ये प्राचीन नाम है ब्यास का, जो ब्यास नदी है प्राचीन नाम विपासा। अस्किनी ये प्राचीन नाम है चिनाव का, चिनाव नदी। पुरुषणी ये रावी नदी का पुराना नाम है। और सदानीरा ये गंडक नदी का पुराना नाम है। सतुद्री सतलज नदी का पुराना नाम है। तो कई सारी नदियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण इनको याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रमुख देवता बन गए थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर बहुत निर्धारित होने लगी थी, यानी कठोर वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, निष्क और शतमान ये मुद्राएं थी। पुराण, पुराणों की संख्या 18 है और सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18 और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद हैं 108। उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठना, यानी जो ये उपनिषद हैं ये दर्शन से संबंधित हैं, ये आत्मा परमात्मा से संबंधित हैं और ये इनका अध्ययन गुरु के समीप रह करके किया जाता था। पुराणों में इतिहास का वर्णन मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद। इसके अलावा दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता और इसके रचयिता वेदव्यास। तो इनको याद रखिए। प्राचीन भारतीय षड दर्शन, ये महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय जो 6 दर्शन हैं, इनमें योग दर्शन इसके प्रतिपादक थे पतंजलि, इसके प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायण। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। एक और दर्शन आता है चारवाक दर्शन और उसके प्रणेता थे चारवाक। तो ये इतिहास के बारे में आज हमने कुछ देखा है, तो इनको जरूर याद करिएगा। तो कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? दूसरा प्रश्न, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तीसरा प्रश्न, ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? चौथा प्रश्न, प्रसिद्ध ऋग्वेद कालीन दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? और पांचवा प्रश्न है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो उम्मीद है कि आपने सभी पांचों प्रश्नों के उत्तर सही किए होंगे। तो चलिए दूसरे खंड को देखते हैं। दूसरा खंड है भूगोल, और भूगोल में आज हम सौर मंडल के बारे में देखेंगे। सौर मंडल, सूर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे यम को मिला करके, लेकिन 2006 में प्राग, यानी जो चेक गणराज्य की जो राजधानी प्राग है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई थी और इसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसको बौने ग्रह के रूप में शामिल किया गया है। यानी इसमें प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा करके बौने ग्रह के रूप में शामिल किया गया है। इसमें देखिएगा ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पार्थिव ग्रह, या जिनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, जो पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहलाते हैं। इनमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आंतरिक ग्रह या पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सूर्य है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये मंगल, जो ये अंदर के 4 ग्रह हैं इनको पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। और जो ये बाहर के 4 ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं या बृहस्पति सदृश ग्रह कहते हैं। तो इसमें है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
तो ये 8 ग्रह टोटल हैं। अब सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम तो हमको याद है। सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। तो इनके आकार के आधार पर देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, इसके बाद है पृथ्वी, फिर है शुक्र और फिर मंगल और फिर ये बुध। तो यहाँ पर आकार आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यानी सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध। घनत्व के आधार पर हम देखेंगे तो सबसे अधिक घनत्व है शुक्र का, सबसे अधिक घनत्व है शुक्र का और सबसे कम घनत्व है शनि का। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, शुक्र और अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। महत्वपूर्ण, केवल 2 ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और शेष ग्रह शुक्र और अरुण अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं और शेष ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ध्यान रखिएगा, शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम, शेष ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो थोड़ा बहुत ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिएगा जो पहला ग्रह है बुध। बुध सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य का, सबसे छोटा भी है और इसका परिक्रमण काल सबसे कम है। जो ग्रह सूर्य के जितने अधिक पास होता है उसका परिक्रमण काल उतना कम होता है, वहाँ पर साल की अवधि उतनी कम होती है। और बुध के बारे में कि बुध पर तापांतर सर्वाधिक है, तापांतर सर्वाधिक बुध पर है और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा है शुक्र। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। शुक्र को यूनान में कहते हैं वीनस, यानी अंग्रेजी में वीनस कहते हैं और वीनस यूनान में सुंदरता की देवी होती है, क्योंकि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म। ध्यान रखना, बुध पर तापांतर ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म है कौन सा? शुक्र। और ये सबसे चमकीला भी है, शुक्र सबसे चमकीला भी है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसको सुबह और सांझ का तारा कहते हैं, यानी सांझ का और भोर का तारा ये सुबह और शाम को दिखाई देता है। इसका आकार और व्यास पृथ्वी के समान है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं। तो शुक्र के बारे में यहाँ से प्रश्न बनता है और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो हमने पूरा भूगोल पढ़ना है, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। मंगल। मंगल को देखिएगा, लाल दिख रहा है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, लोहे के अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं, तो इसको लाल ग्रह कहते हैं। इस पर दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। मंगल पर एक विशाल ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है ओलंपिस मॉन्स। ओलंपिस मॉन्स मंगल पर पाया जाने वाला विशाल ज्वालामुखी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और मंगल पर ही एक विशाल पर्वत पाया जाता है, इसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और ये कहाँ है? मंगल पर है। बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, आप जानते हैं। बृहस्पति पर दिन की अवधि सबसे कम है, यानी अपने अक्ष पर काफ़ी तेजी से घूमता है, केवल 10 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा देता है। पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटे लेती है, बृहस्पति केवल 10 घंटे में पूरा कर देता है। सबसे अधिक कक्षीय घूर्णन बृहस्पति का है। बृहस्पति के कई सारे उपग्रह हैं, इसमें सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमोड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड या गैनीमोड और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसके बाद शनि को देखिएगा। शनि, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, कुल 7 वलय इसके चारों ओर हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। इसके बाद है अरुण। अरुण यानी यूरेनस, और ये अपने अक्ष पर काफ़ी झुका हुआ है सूर्य की ओर और ऐसा लगता है कि जैसे लेटा हुआ है, तो इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और अगला है वरुण यानी नेपच्यून। इसके बारे में कि सबसे दूर है और इस पर मीथेन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इससे हरा दिखता है, तो इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर पानी अधिक है, नीला। तो ये ग्रहों के बारे में थोड़ा हमने देखने का प्रयास किया, तो इससे कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं।
पहला प्रश्न, सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? दूसरा प्रश्न, सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तीसरा प्रश्न, डीमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? चौथा प्रश्न, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? और पांचवा प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरा ग्रह कहलाता है? तो उम्मीद है कि आपने सभी के आंसर सही किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खंड है संविधान। संविधान में हमने 1909 के अधिनियम को देख लिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, या इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यहाँ पर फिर वही मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड इस समय भारत में वाइसराय थे, तो यहाँ से इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के 2 सदन बनाए गए थे, विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन यानी जो प्रशासन के विषय थे इनको 2 भागों में बांटा गया था। पहला था आरक्षित विषय, और इस विषय पर प्रशासन करने का अधिकार गवर्नर के पास था। और दूसरा था हस्तांतरित विषय, और इन पर प्रशासन गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करता था। यानी 2 विषय, आरक्षित विषय, प्रशासन का अनन्य अधिकार गवर्नर के पास था, जैसे वित्त हो गया, न्याय हो गया, पुलिस हो गया, ये गवर्नर के पूरे उसके अंडर में रहते थे। हस्तांतरित विषय में प्रशासन गवर्नर करता था लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जैसे शिक्षा है, संग्रहालय है, स्थानीय शासन है। तो द्वैध शासन प्रांतों में, याद रखना, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 का अधिनियम। तीसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, यानी 1909 के अधिनियम में हमने देखा था कि पहली बार फूट डालो राज करो की नीति को वैधानिक स्वरूप दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया था 1909 में। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था अपनाई गई थी, लेकिन अब इसका विस्तार कर दिया गया इसके द्वारा, यानी सिखों को भी दिया गया, भारत में जो ईसाई थे, भारतीय ईसाई, इनको भी दिया गया, जो आंग्ल भारतीय थे उनके लिए व्यवस्था की गई, और जो यूरोपीय थे उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी। यानी विधानसभा विधायिका में जो सीटें थी उनको इनके अनुपात में निर्धारित किया गया था। कुछ और महत्वपूर्ण इसमें कार्य किए गए। इसके द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इस अधिनियम में था। 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था, और भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 1926 में। महत्वपूर्ण है, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन 1926, और इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो ये 1919 का अधिनियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान कि अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। अखिल भारतीय संघ, इसमें कहा गया था कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, 6 कमिश्नरी क्षेत्र हैं, और जो रियासतें उस संघ में शामिल होना चाहती हैं, तो इनको मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। लेकिन क्योंकि रियासतें तो शामिल हुई नहीं, तो ये संघ फिर बना नहीं। दूसरा, इसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, यानी 1919 के द्वारा जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था, इसको खत्म कर दिया। प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू किया गया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रांतों में हुआ करता था। इसमें सूचियों, जो विषय हैं, उनका विभाजन 3 सूचियों में किया गया। पहला, परिसंघ सूची, यानी इसमें जो विषय होते थे इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास था। दूसरा, प्रांतीय सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों के पास था। और तीसरा, समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास था, लेकिन सर्वोच्च केंद्र का कानून माना जाता था। तो ये जो विभाजन है ये 1935 के अधिनियम में किया गया था। इसके अलावा इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी।
इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों के साथ साथ रियासतों तक विस्तृत था और अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन में निहित थी। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 में। महत्वपूर्ण आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में और मताधिकार का विस्तार करके लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ये अधिनियम, इसकी तिथि पूछी जाती है। ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और इसमें व्यवस्था थी कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा और 2 देशों का गठन किया जाएगा। तो जो अधिनियम महत्वपूर्ण थे वो पूरे हो गए हैं। अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे तो कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? दूसरा प्रश्न, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तीसरा प्रश्न, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? चौथा प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? और पांचवा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया? तो उम्मीद है कि आपने सभी हल कर दिए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा खंड है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में गरीबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गरीबी यानी वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की आधारभूत ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाता है। गरीबी को 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी यानी जब न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं, यानी खाने के लिए रोटी न हो, रहने के लिए पहन कपड़े वगैरह, तो निरपेक्ष गरीबी। और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष का मतलब है तुलनात्मक, यानी विभिन्न आयु वर्गों के बीच जो असमानता है, यानी किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो ये सापेक्ष गरीबी है। भारत में योजना आयोग द्वारा गरीबी का निर्धारण किया गया है आहार कैलोरी के आधार पर, यानी जितना कैलोरी आदमी लेता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये निर्धारित किया गया है 2400 कैलोरी प्रतिदिन, 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में ये किया गया है 2100 कैलोरी प्रतिदिन। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो इसलिए कैलोरी का मान ज़्यादा रखा गया है, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो क्रम को याद रखिएगा, ग्रामीण में 2400, शहरी क्षेत्रों में 2100। तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देख लेते हैं। अब ये विभिन्न कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण को देख लेते हैं, जो याद होने की संभावना जिनकी ज़्यादा है, पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। जवाहर रोजगार योजना, इसको शुरू किया गया था 1989 में, केवल वर्ष पूछा जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और इसको शुरू किया गया था 1999 में। अन्नपूर्णा योजना, इसको शुरू किया गया था 2000 में। इसमें वृद्ध लोगों को राशन दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना, 15 अगस्त 1995, महत्वपूर्ण, जो मिड डे मील विद्यालय में मिलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, ये 2005 में आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, जो खाते खोले गए थे गरीबों के 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2014, स्वच्छ भारत अभियान 2014। अटल पेंशन योजना 2015, इसमें जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं इनके लिए पेंशन स्कीम लागू की गई है 2015। मनरेगा, ये महत्वपूर्ण है। मनरेगा शुरू हुई थी 2006 में। मनरेगा के बारे में देख लेते हैं। मनरेगा, इसका पुराना नाम था नरेगा, NAREGA, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये अधिनियम पारित किया गया था 2005 में, लेकिन ये योजना शुरू हुई थी 2 फरवरी 2006। दोनों में अंतर है। अधिनियम संसद ने पारित किया 2005 में, योजना शुरू हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदापाली जिले के अनंतपुर नामक गांव से।
आंध्र प्रदेश के बांदापाली जिले के अनंतपुर नामक गांव से। महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि भारत निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुरू में ये 200 जिलों में लागू की गई थी और 1 अप्रैल 2008 को इसको पूरे देश में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इसको लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी की जयंती पर इसको मनरेगा नाम दिया गया, यानी महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा किया गया। और इसमें हम जानते हैं कि प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन का अकुशल श्रम मिलता है। प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को मत करना, प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन का अकुशल श्रम, और इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जो ये योजना, इसमें केंद्र और राज्य का जो खर्च का अनुपात है 90:10, और इसमें प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, यानी कोई व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जो कार्यस्थल है वो घर के 5 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। कार्यस्थल अगर घर की 5 किलोमीटर की परिधि से दूर है तो इसका भी अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। तो मनरेगा के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो यहाँ पर मनरेगा काम का अधिकार है, तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये भोजन का अधिकार है। इसमें कुल 67% आबादी को अल्प कीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया। 67% आबादी को कम कीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, कानूनी अधिकार। और इस 67% में से 75% ग्रामीण आबादी थी और 50% शहरी आबादी थी। और इसमें 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को मिलता है। चावल, गेहूं या मोटा अनाज। चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना 2018, काफ़ी चर्चा में रहती है। अभी इसमें 1 करोड़ लाभार्थियों ने इसका फ़ायदा उठाया है। आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी 2018 में और इसके तहत प्रत्येक जो गरीब परिवार हैं, 10 करोड़ गरीब परिवार हैं, इनको 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष कैशलेस इलाज का बीमा दिया गया है। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज का बीमा दिया गया है, आयुष्मान भारत योजना 2018। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का मान कितना है? गरीबी रेखा का जो मात्रक है, पैमाना है, वो क्या है? दूसरा, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? तीसरा है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? चौथा प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? और पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो सभी के आंसर्स आपको आगे होंगे। अगला खंड है जीव विज्ञान। तो थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि विज्ञान से ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें इनको देख लेते हैं। इसमें लैमार्कवाद को देख लेते हैं, नाम से स्पष्ट है, लैमार्क ने दिया था, ये जीव विज्ञानी हुए हैं। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, फिलोसॉफिक जूलॉजिक इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने अंगों के अधिक या कम उपभोग का सिद्धांत दिया है। अंगों के अधिक या कम उपभोग का सिद्धांत, इनका मानना है कि जिस अंग का उपयोग ज़्यादा होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास होता रहता है, और जिस अंग का उपयोग कम होता जाता है उसका धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो विलुप्त होता जाता है। जैसे जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी थी नहीं, जब घास खाने के लिए उसने गर्दन को लंबा खींचा तो धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती गई। तो जैसे मनुष्यों में जो कुछ अवशेषी अंग हैं उनका उपयोग नहीं हुआ तो अंग फिर जो है विलुप्त हो गए, तो ये लैमार्कवाद। इसी तरीके से एक और है डार्विनवाद। डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसमें इन्होंने प्राकृतिक चयन या योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। यानी इनका मानना है कि जीव पर्यावरण से संघर्ष करते रहते हैं और इसमें जो योग्य रहता है, जो सरवाइव कर पाता है वही जीवित रहता है, और जो सरवाइव नहीं कर पाता है वो
समाप्त हो जाता है। तो ये योग्यतम की उत्तरजीविता डार्विन। अगला सिद्धांत है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तन यानी अचानक परिवर्तन। डार्विनवाद और लेमार्कवाद क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जीन में जब जीन की संरचना में परिवर्तन होता है तो पीढ़ीगत परिवर्तन भी अचानक होते हैं। और इस सिद्धांत को दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज इस सिद्धांत को दिया था। बस प्रश्न यही बनता है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ह्यूगो डी ब्रिज। यानी जीन में परिवर्तन होने से संरचना और कार्य में भी पीढ़ीगत परिवर्तन अचानक होते हैं, तो ये उत्परिवर्तनवाद है। अगला है आनुवांशिकता। तो यहाँ से प्रश्न यही बनता है आनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे, तो ये ग्रेगर जॉन मेडल, और इन्होंने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। आनुवांशिक लक्षण यानी वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेडल, और इन्होंने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। इन्होंने 3 आनुवांशिकता के नियम दिए थे, लेकिन पूछे नहीं जाते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिएगा कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे। दूसरा प्रश्न, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तीसरा प्रश्न, आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है। और चौथा प्रश्न, मेडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। और पांचवा प्रश्न है, अंगों का अधिक या कम उपभोग का सिद्धांत किसने दिया। तो ये आज का हमारा अंक पूरा हुआ। अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।